के लगभग 2.5 घंटे सुनवाई के बाद उन्हें कोर्ट ने 21 तारीख तक जेल कस्टडी में भेज दिया है। वहीं अनिल देशमुख के बेटे अगर ऋषिकेश की बात करें तो उन्होंने कोर्ट के सामने एक याचिका दायर की थी और उस पर भी लगभग 1 घंटे की सुनवाई के बाद उसे 12 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जहां एक तरफ गृह राज्य मंत्री पूर्व जो रह चुके अनिल देशमुख हैं, उनके जो है कि अब 14 दिन की जेल कस्टडी मिली है और मुंबई के अथर रोड में वो 14 दिनों तक रहेंगे। उसके बाद देखना ये होगा कि जमानत होती है या फिर ईडी इस मामले में फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है। वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश देशमुख की भी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि कोर्ट से कोई राहत नहीं मिला है। तो महाराष्ट्र में जहां ड्रग्स प्रकरण शुरू हुआ था उसके बाद करप्शन और भ्रष्टाचार मामले में मंत्री जी सलाखों के पीछे और बेटे कोर्ट के दहलीज पर हैं। एएनबी न्यूज के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। रामाचल राजभर संघर्ष मोर्चा बैनर तले जनादेश रैली का आयोजन कर बताते चले कि सत्ता परिवर्तन को लेकर जिले के 2 बड़े दिग्गज नेता सपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सपा की साइकिल पर होंगे सभा। आगामी 2022 चुनाव को लेकर सत्ता परिवर्तन को लेकर 7 नवंबर 2021 को रामाचल राजभर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में जनादेश महारैली का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि होंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। और इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज जो है वॉलंटियर फोर्स का हमने गठन करके उनको जो है ड्यूटी बांट दी है कि कार्यक्रम सुरक्षित संपन्न हो और किसी भी सर्व समाज के जो भाई बहन इस कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो इसकी तैयारी आज पूरी तरह कर लिए हैं और आज केवल पंडाल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में इतना उत्साह है कि माननीय लालजी वर्मा और रामाचल राजभर जो है कल यानी 7 नवंबर को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और इतना उत्साह है, इतना उल्लास है पूर्वांचल के साथ साथ पूरे प्रदेश में कि आने वाला 2022 जो है समाजवादी पार्टी का होगा और इस सूबे के दूसरी बार मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी हों। रामाचल राजभर व पूर्व मंत्री लालजी वर्मा सपा में होंगे शामिल। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश के साथ अनंत कुशवाहा, एएनबी न्यूज, अम्बेडकर नगर। 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ इस चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बनेगी। अब किसकी सरकार बनेगी ये समय बताएगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में सभी पार्टियां सेंध लगाने में लग गई हैं। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव थी प्रियंका गांधी भी गोरखपुर आई थी और वहाँ से पार्टी कार्यकर्ताओं में हुंकार भरी। आज समाजवादी पार्टी में पहली बार शामिल होने के बाद गोरखपुर पहुंची काजल निषाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो 5 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में जो अपराध था उसके बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार केवल कागजों में दिखाई दे रही है, केवल बड़े बड़े होर्डिंग और बड़े बड़े पेपरों में विज्ञापन तक उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार सीमित है। अब उत्तर प्रदेश का एक एक नागरिक जान चुका है कि बीजेपी उनके साथ छलावा कर रही है। आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिलके और जो जनता है वो मिलकर सपा का सरकार बनाएंगी और इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा हैं और वो पूजा करें तो अच्छा रहेगा, राजनीति उनके लिए नहीं है। तो कुल मिला जुला कर कहें 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। गई है पत्रकार महोदय, जनता समझ गई है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है, देश की जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ देश के लिए नहीं प्रदेश के लिए भी पनौती साबित हुई है। खास तौर से बाबा जी का कहना कि अखिलेश जो 300 के पार का नारा दे रहे हैं, अखिलेश दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे। बाबा जी जो है वो झांसे वाले बाबा जी, ये झोला छाप पार्टी है, इनको सिर्फ अपनी ही बड़ाई करनी है। ये सिर्फ प्रिंट मीडिया में छाते हैं, बड़े बड़े पोस्टरों में दिखाई देते हैं, ये सड़कों पर दिखाई नहीं देते।
ये जब सड़कों पर उतरते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता सड़कों पर उतरता है तो जनता इनको डंडे से स्वागत करती है। इनको अच्छी तरह से पता चल गया है जनता को कि ये जो है विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली सरकार है। ये हमारा विनाश करने आए हैं, विकास करने नहीं आए हैं। क्यों भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता सड़क पर उतरता क्यों जनता के बीच जाता नहीं है? क्यों हिम्मत नहीं है? इनके नेताओं को क्यों कहना पड़ता है कि हमको लोखंड के वस्त्र पहनने पड़ेंगे तब हम जनता के बीच में जा रहे? इतने ही अच्छे कार्य है तो जाइए जनता के बीच, जनता आपको बुला रही है, स्वागत कर रही है, जाइए। खास तौर से 2022 में जिस तरह से चुनाव है और बाबा जी पर आप कटाक्ष कर रही हैं, ईवीएम को लेकर के तरह तरह की चर्चा हो रही है कि भाजपा ईवीएम में कुछ घोटाले करके सरकार बनाने का कोशिश करेगी, तो किस तरह से आप समाजवादी पार्टी के लोग उसका जवाब देंगे? समाजवादी का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल शेर की दहाड़ की तरह है। एक एक कार्यकर्ता इतना जुझारू है, इतना कर्तव्यवान है, उनका संगठन इतना मजबूत है, वो हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। और ये बाबा जी को अच्छी तरह से पता है। बाबा जी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डर गई है, खौफ हो गया है अंदर इनको, इसीलिए इनके हर ट्वीट में हिंदू मुसलमान झलक रहा है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कर सकते मेरे भाई। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ लग गई हैं और गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में सेंध लगाने के लिए लगातार सभी पार्टियां प्रयास कर रही हैं। अब आने वाला समय बताएगा 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन सभी पार्टियां पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। एएनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। मथुरा जनपद में भैया दूज का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे देश में इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बहन अपने भाइयों की माथे पर टीका लगाकर, मिठाई खिलाकर आशीर्वाद देती हैं, जिसको लेकर मथुरा जेल प्रशासन के द्वारा आज व्यवस्था की गई और सभी बहनों ने जेल में जाकर अपने भाइयों को माथे पर तिलक किया और आशीर्वाद लिया, क्योंकि हिंदू धर्म में ये पर्व बड़ा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसको लेकर आज बहनों के द्वारा अपने भाइयों के माथे पर तिलक करके आशीर्वाद दिया है। और जिला जेल प्रशासन के द्वारा भी यहाँ काफ़ी व्यवस्था की गई थी, जिसको आने वाली बहनों को किसी भी समस्या न हो, जिसको लेकर मथुरा के जेल प्रशासन के द्वारा अभी सभी बहनों को वहाँ जाकर अपने भाइयों को भैया दूज के त्यौहार पर सभी बहनों ने अपने भाइयों के साथ गले मिलकर ये त्यौहार जेल में बड़ी धूमधाम से मनाया है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा जेल प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई थी और जिसको लेकर क्योंकि ये हिंदू धर्म में ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है कि भाई बहन का रिश्ता एक अलग ही होता है। और जिसको लेकर यहाँ पर आई हैं आप मथुरा जेल में, किस लिए आई हैं? अपने भाई से मिलने के लिए आई हूँ। कोई मिलने में कोई समस्या हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कितने दिन से बंद है आपके भाई? मेरे भाई को 8-9 महीने हो गए। कैसा लग रहा है आपको इतने दिन बाद आप अपने भाई से मिले? अच्छा ही लग रहा है, मिलने में तो अच्छा ही लगता है सबको। क्या नाम है आपका? सविता। सविता जी बताइए, यहाँ पर मथुरा जेल में आप अपने भाई को दूज का तिलक करने आए हो, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद मिल गई। कितने दिन बाद? 8-7 महीने बाद ही ऐसे। चूँकि कारागार एक संवेदनशील क्षेत्र होता है और कारागार में आज से नहीं लगभग कई वर्षों से शनिवार की मुलाकात जेल मैनुअल के अनुक्रम में प्रतिबंधित होती है, किंतु जेल डीजी श्री आनंद कुमार जी ने मानवता का क्या कहते हैं दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए आज उन्होंने भाई बहनों को प्रेम को देखते हुए मुलाकात को शुरू कराया कि आज कतिपय कुछ शर्तों के अधीन जो है मुलाकात को आज कराया जाए, ताकि कोई भाई या कोई बहन जो है निराश होकर कारागार के दरवाजे से वापस न लौट पाए। उन्होंने 72 घंटे की RT-PCR की मान्यता देते हुए कुछ कड़े शर्तों के साथ उन्होंने मुलाकात को शुरू कराया। जैसा कि आप लोग पीछे देख रहे हैं कि उस नियमों को पालन कराते हुए आज मुलाकात कराई जा रही है भाई और बहनों की, और यह पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी भाई या कोई भी बहन जो है कारागार के बाहर से बिना मिले वापस न जाए। सभी बहन अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाती हैं और जिसको लेकर जेल प्रशासन में जो भी भाई जो जिला जेल में बंद हैं उनकी बहनों के द्वारा और बेटियों के द्वारा जाकर उनको वहाँ माथे पर तिलक लगा के आशीर्वाद लिया है और आशीर्वाद दिया है, क्योंकि ये पर्व भैया दूज का पर्व एक पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मथुरा से रिंकू शर्मा,
कासगंज जेल में भी मनाया गया खुशियों का त्यौहार। आपको बता दें, बंद कैदियों के लिए वैनें लेकर पहुंची दौज। भैया दूज के पर्व पर जेल परिसर में आज देखने को मिली भारी भीड़। आपको बता दें, दीपावली के दूसरे दिन भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व बहनों और भाइयों के लिए खास और विशेष स्नेह प्यार का अटूट पर्व है। इसी को लेकर आज शनिवार को कासगंज जेल प्रशासन ने बहनों को शाम तक भाइयों से मुलाकात तिलक करने की अनुमति दी है। हालांकि जेल प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल के ध्यान में रखते हुए बहनों के लिए कोविड टेस्ट का RT-PCR रिपोर्ट भी अनिवार्य बताई है। बिना रिपोर्ट के बहनों को भाइयों से मिलने की अनुमति पर प्रतिबंध लगाया गया है। बहनों ने जेल में निरुद्ध भाइयों के माथे पर तिलक कर लंबी उम्र की कामना की और भाइयों ने बहनों को गिफ्ट के स्वरूप में गलत काम ना करने का संकल्प लिया ताकि उन्हें दोबारा जेल में भैया दूज। मैं ये चाहती हूँ मेरा भाई, मैं मेरे पुरानी रीत से चली आ रही है, मैं ये चाहती हूँ ये मेरा खुशी का त्यौहार हमेशा चलता रहे अच्छे से। और मैं अब यहाँ पे बस मैं 4 साल से बहुत दिक्कत से आ रही हूँ। तो आप 4 साल से लगातार दौज करती आ रही है जेल परिसर में? हाँ, 4 साल से लगातार चली आ रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ मेरे खुशी का त्यौहार मैं हमेशा करती चली जाऊँ, मेरा भाई घर पे चला जाए। अच्छा, आप जो जेल प्रशासन है, कैसे इंतजाम है यहाँ पर? जेल प्रशासन ने किस तरीके के इंतजाम किए हैं आपके लिए दौज करने के लिए? अच्छे किए हैं, अच्छा किया है, सब कुछ अच्छा है। बस मेरे लिए तो खैर ठीक है, मैं और तो खैर नहीं कह सकती हूँ, ठीक है मेरे लिए अच्छा है सब कुछ, मैं इसलिए से। आज जो है शनिवार का दिन है, मुलाकात वैसे बंद रहती है, लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार जो है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए RT-PCR की रिपोर्ट लेकर के जितनी भी बहनें आएंगी सबकी मुलाकात कराई जाएगी। सर, इसमें जो मुलाकात का समय रखा है, दौज करने का समय रखा है, वो कितने से कितने बजे तक का है? जब तक बहनें आएंगी तब तक जो है सायंकाल तक मुलाकात कराई जाएगी। अच्छा, कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्या क्या प्रोटोकॉल्स रखे गए हैं? RT-PCR की रिपोर्ट जरूरी है और दूर सबको बैठाया जाएगा, प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। ना करनी पड़ी। इसी दौरान बहनों की आंखों में आंसू देखने को मिले। कासगंज से ANB न्यूज़ के लिए मैं अतुल यादव। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जूता, मोजा इत्यादि विद्यालय के प्रबंधन के द्वारा बांटा जाता था, जिसका पैसा विद्यालय प्रबंधन को दिया जाता था, सरकार के द्वारा देय होता था। लेकिन अब की बार इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा सभी छात्र छात्राओं के अभिभावक के खातों में इसका पैसा जो है सीधे आज DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया है, जिसका आज सजीव प्रसारण सभी 82 केंद्रों पर किया गया। वहीं पर अमेठी के भेटुआ ब्लॉक में BRC केंद्र पर जो है इसका प्रसारण किया गया, जिसमें सभी विद्यालयों के SMC जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं वह रहे और BRC कार्यालय पर ARP के साथ साथ अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। वहीं पर ARP महेंद्र जायसवाल ने बताया कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रही, जिसके माध्यम से अभी तक जो विद्यालय के द्वारा बांटा जाता था बच्चों को जूता मोजा, अब वह धनराशि जो है सभी छात्र छात्राओं के अकाउंट में, उनके गार्जियंस के, उनके पेरेंट्स के अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र की गई है, जिसका आज यहाँ पे लाइव प्रसारण किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब की बार जो है ये सरकार का एक सराहनीय कदम रहा कि सीधे बच्चों के अभिभावक के खाते में वह पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, तो जिससे वह उसी के लिए आज ऑनलाइन प्रसारण में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे ग्राम पंचायत के SMC अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, अभिभावक और संभ्रांत नागरिक, शिक्षक सब लोग इकट्ठा हुए हैं। उस प्रसारण को हम लोग विधिवत देख रहे हैं, कैसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारे अभिभावकों के खाते में कैश ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हम इसलिए आए हैं कि हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और स्कूल ड्रेस और ये सब इसलिए बुलाया कि खाते में पैसा हमको 1100 रुपये मिलेगा, इसलिए यहाँ देखने के लिए हम आए। यहाँ पे आए, हमारा बच्चा जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, जो है ड्रेस के लिए, मोजा के लिए, जूता के लिए उसके खाते में पैसा जाएगा, इसलिए हम देखने आए। एक उचित और अच्छे तरीके से जो है जो भी जूता, मोजा, बैग इत्यादि है वो ले सकेंगे।
कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, NB न्यूज, अमेठी। जमीन की लालच रिश्ते के खून को भी कलंकित कर देती है और कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देखने को मिला है, जहां रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत ग्राम बैकुंठपुर में फरियादी रुस्तम खान के बड़े बेटे ने हमला कर दिया रुस्तम खान पर, और हमला भी इस कदर से कि हमला जानलेवा था और यह मन ही बनाकर घुसा था उसका बड़ा बेटा कि आज जान से मार दिया जाएगा। हालांकि पूरी बात जैसे रुस्तम खान के द्वारा बताई गई तो यह बताया गया कि 5 तारीख के दरमियान शाम 5 से 6 बजे उसका बड़ा बेटा उसके घर पर आया और गाली गलौज करने लगा। वहीं पास में लगी बाड़ी में जो भी बांस था वह बांस लिया और बांस लेकर वह आक्रामक हो गया और हमला कर दिया। हमले में 4 से 5 लोग घायल हो गए बुरी तरह से। वहीं जब फरियादी के द्वारा इस बात की जानकारी बैकुंठपुर थाने में दी गई तो बैकुंठपुर पुलिस के द्वारा कोई भी सही रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिस कारण से फरियादी अपने आप संजय गांधी अस्पताल पहुंचा और वहां पर उपचार के लिए भर्ती हुआ। वहीं फरियादी आज एसपी कार्यालय पहुंचा और एसपी कार्यालय में आकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी कार्यालय में पहुंचे फरियादी के द्वारा साफ तौर पर बोला जा रहा है कि बैकुंठपुर थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, जबकि उसके ऊपर उसी के बड़े बेटे ने जानलेवा हमला किया है। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से जो घायल थे उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक बेहद ही गंभीर रूप से घायल है जिसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। हालांकि अभी तक बैकुंठपुर पुलिस के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, जिससे आरोपी के हौसले बुलंद हैं और आरोपी खुलेआम अभी भी पीड़ित को धमकी दे रहा है। पीड़ित दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। यह रीवा जिले से कोई पहला मामला नहीं है, इससे पूर्व भी कई सारे मामले आ चुके हैं। जमीन और पैसे का लालच इंसान के दिल पर इस कदर से हावी हो चुका है कि वह खून के रिश्ते को भी भूल जा रहा है और खुलेआम खून के रिश्ते का ही खून करने पर तुला हुआ है। हालांकि देखना यह दिलचस्प होगा, क्या पीड़ित को न्याय मिल पाएगा। बच्चे ने मारे हैं। बड़ा बेटा आपको? बड़ा बेटा, मझिला बेटा, अब नाती, 3 नाती थे और आदिल, साहिल, फैजल और फिरोज, सिकंदर, ये बेटे हैं। बेटे मिलके और नाती मिलके आप हाँ, मारे और हाँ, पति को मारे, बच्चे को भी मारे हैं। हाँ, बेटे को मार रहे थे, नाती को वो छोटा। या फिर यूं ही दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर होता रहेगा पीड़ित। NB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। जायरीन से भरी बस कौशाम्बी में एक बड़ा हादसा। बता दें कि अजमेर से ज़ियारत कर पश्चिम बंगाल के लोग आ रहे थे, तभी कौशाम्बी में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 1 लोग की मौत, दर्जनों भर घायल हैं, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल मंझनपुर भेजा, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मौके पर बस मालिक की जगह पर ही मौत हो गई थी। हादसा इतना बड़ा था कि डिवाइडर को चीरते हुए बस नाले में घुस गई और अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीण ने किसी तरह लोगों को निकाला और उनकी जान बचाई। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। 7 लोग बुरी तरह घायल हैं और घायल हैं जिनको थोड़ी चोट है। 7 लोगों को गंभीर चोट है जिनको जिला अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। बाकी लोगों को एक कैंप में रखा गया। 50 लोग बस में सवार थे। ये अजमेर से ज़ियारत करके पश्चिम बंगाल जी रात को अजमेर शरीफ तकरीबन 2 बजे अजमेर शरीफ से बस रवाना हुई और 2 बजे यहाँ अजवा में आके अचानक उसका ब्रेक फेल हुआ या क्या हुआ, अचानक आके उधर से टकरा गई और काफ़ी लोग घायल हो गए, जिसमें एक आदमी एक्सपायर कर गए हैं। और ये पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के रहने वाले हैं और काफ़ी गरीब तबके के लोग हैं। तो हमारे अजवा सुन्नी अजवा यंग ग्रुप और मदरसा यादगार आला हजरत में इन लोग को रखा गया है और हमारी कमेटी इनके लिए अच्छा से अच्छा
काम कर रही है, खाने पीने का और रहने सहने का सारा इंतज़ाम की है। और यहाँ जिला अस्पताल मंझनपुर में इनको भर्ती कराया गया है, जहाँ पर इन लोगों का इलाज चल रहा है। ये थाना सैनी अंतर्गत चौकी अजुआ क्षेत्र में बोला चौराहे के पास एक बस आ रही थी अजमेर शरीफ से, जो बंगाल जा रही थी। अब नींद की वजह से या जिस भी वजह से गाड़ी अनियंत्रित होकर साइड लेन में बने नाली के उसमें जाके टकरा गई, जिसमें 7 लोग घायल हुए थे। एक व्यक्ति की गंभीर स्थिति थी, जिसकी जिला अस्पताल में मृत्यु हो गई है, और बाकी सबको सुरक्षित रात में अस्थायी तौर पे रोका गया था। अभी सबकी रवानगी की तैयारी की जा रही है, कुछ देर में उनको व्यवस्था करके भिजवा दिया जाए। अपने घर वापस जा रहे थे तभी कौशाम्बी में एक बड़ा हादसा अजवा में हो गया, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ऐमान अहमद, ANB न्यूज, कौशाम्बी। प्रदूषण को लेकर जो NGT ने आदेश पारित किए थे कि पटाखे मत चलाओ, उसी को लेकर गाजियाबाद का प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट थी, लेकिन लोगों ने प्रशासन और पुलिस की ना मानते हुए खूब बम पटाखे चलाए, जिसका कारण है कि आज भी यहाँ पर जो वायु है, जो प्रदूषण है, उसमें जहर घुला हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर आज दीपावली का दूसरा दिन है, तब भी यहाँ पर प्रदूषण छाया हुआ है। लोगों को अपनी गाड़ी की लाइटें जलानी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है और गाड़ी वाले बिल्कुल स्लो गाड़ियाँ चला रहे हैं। यही कारण है कि गाजियाबाद NCR में प्रदूषण बढ़ा है, जिससे कि युवाओं और बूढ़े लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण को लेकर काफ़ी लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह प्रदूषण कब गाजियाबाद से ख़त्म होगा, लेकिन प्रशासन ने जो दावे किए थे कि बम पटाखे इस बार नहीं चलेंगे, वह प्रशासन के दावे बिल्कुल पूरी तरह से फेल दिखाई पड़े, जिसके कारण यहाँ पर प्रदूषण एकदम से फैला। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह यहाँ पे धुंध छाई हुई है। प्रदूषण के कारण सांस लेना बूढ़े और बच्चों को बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन मनीष के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज के लिए। विकास के दावों की पोल खोलती यह तस्वीर साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यह सरकार की विकास की जो दावे हैं, जमीनी धरातल की तस्वीरें हैं। किस तरह जो है इस तस्वीर, जो ये तस्वीर है विकास, जो सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन यह हाटा विधानसभा का ये डुमरी समांगी पट्टी गांव है, जहां पे 20 गांव में जो है ये 3 साल से पानी लगा हुआ है। ये गंदे नालियों की पानी, घरों के पानी इसी रास्ते में जमा होता है। यहाँ से रोजाना सैकड़ों लोग आते जाते हैं। यह मुख्य मार्ग है, लेकिन इस पे न तो किसी जनप्रतिनिधि की नजर है और न ही किसी अधिकारी की। अब देखना यह है कि इस डुमरी समांगी पट्टी गांव का जो ये सड़क है बदहाल व्यवस्था में है, जल जमाव की व्यवस्था है। ये रास्ता है जो ये बराबर इसी तरह पड़ा रहता है। कोई इस पे आता, कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी कोई इस पे आते जाते हैं लोग, देखते भी हैं इसी रास्ते आते जाते भी हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आके तो लोग जाते हैं कल यहाँ काम शुरू हो जाएगा, परसों काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने दिनों से इस तरफ? कम से कम 3 साल के से है। हाँ। हमारे गाँव का जो भी है, मतलब कुछ विकास नहीं होता। ये पानी कितने दिनों से लगा हुआ? पानी तो यही पहले भी बारिश में लगता था, अभी भी बारिश में लग रहा है। जो भी है ये पानी बस कब तक सुधरती है या इसी तरह अपने बदहाली पर आंसू बहाती रहती है? कैमरामैन ईश्वरचंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लाखों दावे देवरिया के डिपो पर फेल होता नजर आ रहा है। जी, हम बात करते हैं देवरिया डिपो की, जहां की जो ये डिपो का जो बिल्डिंग है सीधे तौर से मेरे लेफ्ट साइड में है। ये सीधे तौर आप देख सकते हैं पूरी तरह खंडहर हो चुका है, बरसात में टपकता है और वैसे नॉर्मल दिनों में यहाँ मच्छरों की झुंड यात्रियों को
जहां रात भर परेशान करते हैं, वहीं यहाँ अगर यात्री कोई रात बिरात उतर जाए तो यहाँ शौचालय भी बंद हो जाते हैं 8 बजे के बाद। यहाँ बत्ती भी नहीं रहती है, सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। अनेकों नेता पदाधिकारी और अधिकारियों ने दावे किए, पत्र लिखे, वादे किए कि यह बिल्डिंग बनेगी और मॉडल स्टेशन के रूप में देवरिया का बस स्टेशन होगा, लेकिन यह सरकार के 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, लेकिन आज तक यह मॉडल स्टेशन तो नहीं बन सका, लेकिन और यह खंडहर के रूप में आज मौजूद है। यहाँ यात्री जो आते हैं उन्हें जमीन पे बैठना पड़ता है, शुद्ध जल नहीं मिलती है। मतलब कि रोडवेज पर आप जाइए तो कोई व्यवस्था आपको अच्छी नहीं मिलेगी। यहाँ एक बसों को 3 चक्कर चलाए जाते हैं, जिससे यात्रियों को भी असुविधा होती है। जितनी बसें एक बार चल के आती हैं उनकी स्थिति अगर आप देख लें तो बसों की सारी खिड़कियां और बसों की बाडी बजती रहती है, यात्री उससे परेशान रहते हैं। यानी कि देवरिया के रोडवेज पे प्रशासन का कोई नज़र नहीं है और विभाग का कोई नज़र नहीं है। यात्रियों से पूरी सुविधा ली जाती है, पूरा पैसा वसूला जाता है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में यह खंडहर बनता है, जो बिल्डिंग है रोडवेज का, यह और जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में हो जाएगी और यात्रियों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं होगी रहने के लिए। कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि यहाँ पे यात्रियों को और भटकना पड़े अगर प्रशासन समय से नज़र नहीं दौड़ाया तो। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज। थाना हल्दौर के फजलपुर ढाकी में जहां एक मामूली मकान के विवाद को लेकर घंटों 2 पक्षों में पथराव हुआ और एक पक्ष की तरफ से फायरिंग भी हुई, जहां पथराव में एक महिला पूरी तरह जख्मी हो गई है और उसे अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। पुलिस को तहरीर दे दी गई है, एक पक्ष की तरफ से पुलिस छानबीन कर रही है और मामले की जांच में लगी हुई है। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर।